Good morning, all of you. Dear student, today we going to discuss to a new chapter, that is chapter number 2, electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहेंगे? इसका जो डेफिनेशन है दैट इज़ वेरी सिंपल. व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो वी नो दैट केमिस्ट्री सब्जेक्ट हैव मैनी ब्रांचेज. केमिस्ट्री जो है बेटा, इस केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है. और ये जो बहुत सारी ब्रांचेज इसकी हैं, अब इन ब्रांचों में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहना है? केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है बेटा, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, सरफेस केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, ठीक है बेटा. सरफेस केमिस्ट्री भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री होती है, और उसी तरीके से क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होती है. न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी होती है. इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है. तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहना है? तो देखिएगा, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है. लेकिन इसमें हम करेंगे क्या? तो एक नॉर्मल सी बात आपको याद रखनी है. क्या याद रखना है? देखिएगा, आपके पास में मान लीजिएगा एक बैटरी है, घर के इन्वर्टर वाली बैटरी मान लीजिएगा. बैटरी आपके पास में है, ठीक है बेटा. आपके पास है बैटरी, ठीक है. ये लीजिए, आपके पास बैटरी है, ठीक है. तो जब आपके घर में लाइट नहीं होती है तो आप ये जो बैटरी है, इस बैटरी को यूज करते हैं, और बैटरी से आप क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, ठीक है. बैटरी से आप क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं. तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है? आपके घर में जो बैटरी है उसको आपने काम में लिया, और बैटरी से आपने इलेक्ट्रिसिटी आपने ली है. तो जो बैटरी है, ऑब्वियसली उस बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, कोई केमिकल्स होंगे, उन केमिकल्स ने आपस में रिएक्ट किया होगा. इसका मतलब है कि जो बैटरी है, उस बैटरी के अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड है, और उस एनर्जी को हम कहेंगे केमिकल एनर्जी. दैट्स राइट, दैट इज केमिकल एनर्जी, ठीक है बेटा. दैट इज केमिकल एनर्जी. तो जो बैटरी है, उस बैटरी में केमिकल एनर्जी है, ठीक है. ये आपको याद रहे, जो बैटरी है उस बैटरी में क्या है? केमिकल एनर्जी है, ठीक है. और आपने उस केमिकल एनर्जी को किस में काम में लिया? आपने इलेक्ट्रिसिटी ली है. इसका मतलब आपने केमिकल एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, ठीक है. केमिकल एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, ठीक है. ये आपने किया. जब वापस से लाइट जब आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? ये जो बैटरी है, इस बैटरी को आप घर के अंदर चार्ज करेंगे, ठीक है. जब आप चार्ज करेंगे तो आप इसको क्या कर रहे होते हैं? बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं,
ठीक है ना, जिससे क्या होता है इस बैटरी के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है, बैटरी चार्ज होती है। तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया है, इस प्रोसेस में आपने बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इसको दी है, जिससे बैटरी क्या हो गई है, बैटरी आपकी चार्ज हो गई है। ठीक है, और जब बैटरी चार्ज हुआ है तो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस यू प्रोवाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू बैटरी, और उससे बैटरी के अंदर क्या हुआ है, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई हैं जिससे उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई है। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी को प्रोवाइड कराई है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। दैट्स राइट। तो देखिएगा ये जो दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, आप इन दोनों का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। दैट्स राइट। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम इन दोनों टाइप की एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन की स्टडी करें, ठीक है ना, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम एक सिंपल सा डेफिनेशन इसका बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हम इसे कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद या वी स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स राइट। तो अगर हम इसको रीड करें तो ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन। इसके अंदर हम कन्वर्जन पढ़ेंगे किसका, केमिकल एनर्जी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अभी हम आगे सीखेंगे जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो उस समय हम उसे गैल्वनिक सेल कहते हैं। तो जब आप बैटरी से आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो तो उस समय ये गैल्वनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना बेटा, उस समय आपकी जो बैटरी है वो एक गैल्वनिक सेल की तरह बिहेव कर रही है, और जब आप इसे वापस से चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस समय ये जो आपका जो बैटरी है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। दैट्स राइट। ले लीजिए। इंट्रोडक्शन होने के बाद में अब इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो कंडक्टेंस नहीं, बल्कि सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्टर्स। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, कंडक्टर्स। अगर आपको पूछा जाए कि कंडक्टर किसे कहते हैं तो बहुत ही इजी सा पॉइंट है। कंडक्टर किसे कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे कि इस तरीके के मटेरियल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, आर नॉन एज कंडक्टर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन इसका हो जाएगा दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है ना, तो ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, कंडक्टर्स कहलाते हैं। दैट्स राइट। कंडक्टर्स जो होते हैं बेटा, ये कंडक्टर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कंडक्टर्स आर फॉलोइंग टू टाइप्स, दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं बेटा, नंबर वन, फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर। दैट्स राइट, मेटालिक कंडक्टर, और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, और इसे हम आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो कंडक्टर्स हैं इनकी जो मेजर डिफरेंसेस एंड मेजर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम दोनों टाइप के जो कंडक्टर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करें। तो हमने कहा कंडक्टर दो टाइप के होते हैं बेटा, नंबर वन इज़ मेटालिक कंडक्टर और नंबर टू इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या मतलब होता है देखिएगा, मेटालिक कंडक्टर का मतलब सीधा सा है कि आपके पास मेटल की कोई भी वायर हो। ले लीजिए, ये एक वायर है आपके पास में, मान लो कॉपर का ही वायर है। ठीक है बेटा, आपके पास में मान लीजिए क्या है, ये कॉपर का ही वायर है, दैट इज मेटल। मेटल का बना हुआ कॉपर का, आयरन का, एल्यूमिनियम का वायर आपके पास में है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो दैट इज मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसका क्या मतलब है बेटा, तो देखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का एग्जाम्पल होगा कि आपने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है बेटा, इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, वाटर डाला, और उस वाटर के अंदर आपने क्या किया, क्योंकि प्योर वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता नहीं है बेटा, तो आप क्या करते हैं इसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व कर देते हैं। तो आपने इसके अंदर क्या किया,
NaCl आपने डाल दिया या कोई दूसरा तो जो सॉल्ट है वो आपने डिजोल्व कर दिया, जिससे इसके अंदर क्या आ गए बेटा, आयंस आ गए हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या होने चाहिए, आयंस या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब आपके पास ये जो सॉल्यूशन बन गया है, ये जो सॉल्यूशन है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा, और ये जो आपके पास में कॉपर की वायर है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। तो ये जो वायर है ये मेटल की बनी हुई है, दैट इज मेटेलिक कंडक्टर, बट ये वाला जो कंडक्टर है इसके अंदर आपके पास में आयन प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है ना, इसलिए इसको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को क्या कहा था, आयनिक कंडक्टर भी कहा था। दैट्स राइट, दोनों के एग्जाम्पल हो गए आपके पास में। अब इन दोनों के कुछ डिफरेंसेस विद प्रॉपर्टी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी देखिएगा, सबसे पहला कि ये जो आपके पास में कॉपर की वायर है, इस कॉपर की वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा। तो बेटा कॉपर की जो वायर है ना, इस कॉपर की वायर में क्या होंगे, कॉपर के आयंस होंगे, और क्या होंगे, कॉपर के ये जो एटम्स हैं, एटम्स कहूँ तो जो ठीक है, बाकी एक्चुअल में आयंस होंगे। क्यों, क्योंकि कॉपर के जो एटम्स हैं, इन एटम्स से क्या होंगे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे तो उससे क्या होंगे, ये जो वायर है इस वायर में होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाएंगे उससे बचेंगे कॉपर के ये आयंस। ठीक है ना, आयंस। तो अगर आपने एटम कहा है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली रिलीज नहीं होते हैं बेटा, वहीं पर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको एक सीधी सी बात कहनी है कि कॉपर की ये जो वायर है, इस कॉपर की वायर में या मेटल की कोई भी वायर है, इस मेटल की वायर में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो कंडक्शन कौन कराते हैं बेटा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं। दैट्स राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है किसके कारण से होता है, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। बट यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे तो आपको यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड प्लेट आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड प्लेट आपको लगानी पड़ेगी, एक आपने एनोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया। ठीक है, आप इनको क्या करोगे, इलेक्ट्रिक सोर्स से इनको कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो कौन कराएगा, वो कराएंगे ये आयंस। ये जो आयंस है ना, ये आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे, और अपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ये मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ड्यू टू होता है आयंस, ड्यू टू मोमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, यहाँ पर डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर, यहाँ पर किसी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता, मेटालिक वाले में किसी मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होकर के चले जाएंगे। ठीक है ना, कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, मटेरियल का, कॉपर के आयनों का यहाँ पर कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर ये जो सोडियम है वो वहाँ जाएगा, वहाँ जा कर के एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे ही क्लोराइड इधर जाएगा और क्लोराइड यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मटेरियल जो है उस मटेरियल का या मैटर का ट्रांसफ़र होगा। इट मीन्स यहाँ पर केमिकल चेंज भी होगा। यहाँ पर नेक्स्ट डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल चेंजेज, यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं होता। बट यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व केमिकल चेंजेज, यहाँ केमिकल चेंजेज होते हैं यहाँ पर बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कंडक्टिंग पावर इज़ यूजुअली वेरी हाई, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिस कारण इनकी कंडक्टिंग पावर क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम जर्नली कंडक्टर्स के लिए मेटल वायर ही काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, कम होती है। कम क्यों, क्योंकि देखिए ये जो सोडियम आयन है बेटा, ये इधर मूव करेगा ना, तो यहाँ क्लोराइड का नेगेटिव आयन भी तो है, और ये जो क्लोराइड का नेगेटिव आयन है इट शुड बी अट्रैक्ट दिस सोडियम आयन, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसको अट्रैक्ट करेगा ना, जिससे इट क्रिएट अ हिंड्रेंस इन फ्रीली मूवमेंट ऑफ दैट आयन। जिससे क्या होगा, ये जो क्लोराइड जब इस सोडियम को अट्रैक्ट करेगा तो ये क्लोराइड आयन सोडियम के फ्रीली मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो ये फ्रीली मूव ईजिली नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसलिए इनकी जो कंडक्टिंग पावर होती है वो कैसी होती है बेटा, इनकी जो कंडक्टिंग पावर है वो थोड़ी कम होती है। कम क्या, बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, डज नॉट फॉलो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं ये फैराडे के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, फैराडे जो था बेटा, उस फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ दिए थे। पहले तो ये सिलेबस में थे, बट अब जो मॉडिफाइड सिलेबस आया है
उसके अंदर बेटा ये लॉ नहीं है, तो आपको अब डिस्कस नहीं करना है। और सिलेबस में ये फैराडेज लॉ भी थे, ठीक है ना। तो ये तो मेटालिक कंडक्टर होते हैं, फैराडेज के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को फॉलो करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, समझने वाली बात यही है। कंपटीशन का क्वेश्चन यहीं से निकलेगा आपका, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिएगा। जब आप यहाँ टेम्परेचर राइज करोगे तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है बेटा, ये जो कॉपर के एटम्स या जो कॉपर के आयन है ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इनके वाइब्रेशन के कारण से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उस फ्लो में क्या क्रिएट होता है, हिंड्रेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मेटल आयंस स्टार्ट वाइब्रेट, ठीक है। ड्यू टू दिस वाइब्रेशन अ हिंड्रेंस इन क्रिएट बिटवीन फ्रीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। क्या होता है यहाँ पर, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वो टेम्परेचर क्या करता है, उसके कारण से जो मेटल के एटम या मेटल के आयंस हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के फ्रीली मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, तो जिससे इनका क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना है, इससे इनका क्या इंक्रीज हो जाएगा बेटा, इससे इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स राइट। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, याद रखना है, ठीक है। कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, यहाँ जो आयंस है ना, इन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जो सोडियम और क्लोराइड आयन है इनकी क्या इंक्रीज हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये फास्टली मूव करेंगे, और फास्टली मूव करेंगे ना तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा बट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है बेटा वो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर बेटा हमें मेटालिक जो कंडक्टर हैं वो हमें कम डिस्कस करने हैं, और ज़्यादा जो चैप्टर बेस्ड है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती है ना उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए देखो बेटा, अब हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसको डिस्कस करते हैं। तो आपके पास में मेटालिक कंडक्टर है, इसका मतलब सीधा सा आपके पास में एक मेटल की वायर है, ठीक है बेटा। मान लीजिए आपके पास एक मेटल की वायर है, आपको ये मेटल की वायर मिल गई, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इसका मतलब सीधा सा आपके पास में क्या है, सीधा सा आपके पास में एक बीकर है, और इस बीकर में आपने क्या किया हुआ है, किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपने NaCl को डिजोल्व कर दिया तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव या कोई दूसरे भी टाइप के आयंस हो सकते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है बेटा। ये लीजिए दोनों टाइप के कंडक्टर हैं। अभी हमने कहा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उससे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मेटेलिक की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये रेजिस्टेंस है, ये हम मेजर कैसे करेंगे। आपको कोई भी मैंने एक वायर दे दिया, कॉपर का वायर दे दिया, एल्यूमिनियम का वायर दे दिया, अब इसका रेजिस्टेंस आप मेजर कैसे करोगे, ठीक है ना। इसके हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये आपने कहीं फिजिक्स के अंदर 10th में रेजिस्टेंस का डेफिनेशन कहीं पढ़ा होगा। और रेजिस्टेंस को हम ओम्स का जो लॉ होता है बेटा, उस ओम्स के लॉ से
इसको डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है ना, ओम्स के लॉ से। लेकिन यहाँ पर हमें उसका डेफिनेशन नहीं पढ़ना है कि रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में ये कॉपर की वायर है और ये जो कॉपर वायर है आपको तो इस कॉपर की वायर का रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। ये आपके पास कॉपर की वायर है और आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, अगर आपको कोई भी अननोन वायर अगर आपको मिल जाए, उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है? तो बेटा उसका जो रेजिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। किससे कैलकुलेट करते हैं बेटा? किसी भी अननोन आपके पास वायर है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो फिजिक्स में आप डिस्कस करोगे, इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज से, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना, इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं, टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। और इनके ये जो 2 रेजिस्टेंस है बेटा, इनके बीच में हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी होती है, और इनके बीच में हम लगाते हैं बेटा एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये लीजिए। और फिर ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करना है? रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो देखिएगा, एक आपके पास में रेजिस्टेंस ये है, एक आपके पास रेजिस्टेंस ये होगा, एक आपके पास रेजिस्टेंस ये होगा, और जो आपका अननोन वायर है ना, उस अननोन वायर को हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो एक आपका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाए हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों रेजिस्टेंस में से ये तीनों रेजिस्टेंस आप खुद लगाते हैं तो आपका ये नॉन होते हैं, ठीक है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, ये आपका फिक्स रहेगा। इनको इस हिसाब से चेंज किया जाता है, इसको चेंज कर करके, ताकि आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है या इसमें जो डिस्टॉर्शन आ रहा है वो कितना हो जाए? 0 आ जाए बेटा, ठीक है ना। इस हिसाब से हम इनको सेट करते हैं। तो ये आपके तीनों के तीनों नॉन होते हैं और ये आपका होता है अननोन, ठीक है। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं P, और फिर उसके बाद में ये जो नॉन रेजिस्टेंस है इनको हम कहते हैं Q, R और S, ठीक है। अब ये जो Q, R और S, इन तीनों को हम इस प्रकार से सेट करते हैं, चेंज कर करके ताकि आपका गैल्वेनोमीटर में जो डिस्टॉर्शन है या गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो कितनी आ जाए बेटा? 0 आ जाए। इस हिसाब से हम इन तीनों को सेट करते हैं। तो ये तीनों हमें नॉन होते हैं, ये आपका नॉन होता है, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? P/Q अपॉन P/Q इज इक्वल टू होता है R/S, ठीक है, ऐसा होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको 3 जो रेजिस्टेंस है वो आपको नॉन है, ठीक है। इन तीनों की हेल्प से हम चौथा जो अननोन रेजिस्टेंस था, चौथा वो जो कॉपर की वायर आपके पास में है, उस कॉपर की वायर को यहाँ पर जोड़ करके और उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो बात होगी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करना है। अब दूसरी चीज़ और सुनिएगा, यहाँ NaCl का आपके पास में सॉल्यूशन है। अब ये जो सॉल्यूशन बना ये भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है भाई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो इसका भी रेजिस्टेंस होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, बताओ इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालें? तो इसको भी यहाँ ऐड कर देंगे क्या, जोड़ देंगे क्या, ज्वाइंट हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ये लिक्विड है, याद रखना है। कैसा है बेटा? ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ये लिक्विड है, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर ऐड नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर जब आप DC करंट अगर आप दोगे, DC, ये आपने DC करंट आपने दिया है, फिजिक्स में सीखेंगे, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जब आप DC करंट पास करोगे तो उससे क्या होगा, उससे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पहली बात ऐड ही नहीं होगा, जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वायर के फॉर्म में थोड़ी जो कनेक्ट हो पाए वहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटा, अब ये चीज़ समझनी है जो कि आपको काम आएगी। साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं इनका अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए ना तो ये यहाँ पर ऐड नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते। दूसरा, अगर आप DC करंट यूज करोगे तो इनका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा।
तो फिर कैसे इनको यहाँ पर कनेक्ट करें? तो उसके लिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप एक काम कीजिएगा। क्या करना है? वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिएगा, एक बीकर लीजिएगा और बीकर को लेने के बाद उसमें आप ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर ये जो बीकर है ना, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड प्लेट्स लगा देनी है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड प्लेट लगा देनी है और इनमें से एक जो प्लेट है वो एनोड होगी और दूसरी जो प्लेट है उसे क्या बना दीजिएगा, कैथोड बना दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बीकर के अंदर आपको 2 प्लेट्स लगा देनी है और उन प्लेट्स के बीच में ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को उस प्लेट्स के बीच में भर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये एक डिवाइस बन जाएगी और ये जो डिवाइस बनी है ना, इस डिवाइस को हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। अब जो बन गया है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टिविटी सेल, दैट इज कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल बना लीजिए। अब जैसे आपने कंडक्टिविटी सेल बना लिया है तो बेटा देखिएगा, इस सेल के तो बोलो 2 टर्मिनल आ गए कि नहीं आ गए। अब ये दोनों टर्मिनल आ गए ना, तो इन दोनों टर्मिनल को ला करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दोनों टर्मिनल को ला करके आप यहाँ पर ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहाँ तो आपने अननोन वायर जोड़ दी थी, अब इस वायर को हटा करके उसकी जगह ये दोनों टर्मिनल जोड़ दीजिएगा। और दूसरा क्या करना, ये जो डीसी करंट है ना, इसकी जगह यहाँ पर क्या पास कर दीजिएगा, एसी करंट पास कर दीजिएगा। तो अब आप ये जो आपके पास सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन आपने भरा, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर आपने भरा हुआ है, उसका भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई है रेजिस्टेंस की। तो अभी तो मैंने जो सिखाया, हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है लेकिन सीखना जरूरी था आपको बेटा, ठीक है ना। ये जो दोनों का मेटेलिक आपका कंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, दोनों का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट्स राइट। चलिएगा, रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन हो गया है। तो यहाँ समझने वाली जो बात थी वो बात ये थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए आपको कंडक्टिविटी सेल बनाना पड़ता है, तो ही आप इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट्स राइट। अब देखिएगा, अब बात हम केवल रेजिस्टेंस की करते हैं बेटा। रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल R होता है इसका सिंबल, ठीक है। ओम के लॉ से हम इसको डिफाइन करते हैं। ओम के लॉ से रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है I अपॉन V या V अपॉन I, ठीक है। ओम का लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था कि V जो होता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, I के, ठीक है। ऐसा 10th में कहीं पढ़ा होगा। और फिर यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता था और वो कांस्टेंट कौन सा होता था, हमारा R हुआ करता था। इस R को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है। और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, किसका, R का। R का जो SI यूनिट होता है बेटा वो होता है ओम, याद रखना है। R का जो SI यूनिट है वो क्या मानते हैं, वो हम मानते हैं ओम। तो या तो OHM ओम लिखना है आपको, या फिर इसका सिंबल हम कैसे बनाते हैं, या फिर हम इसका सिंबल कुछ ऐसे करके बनाते थे, दैट इज ओम। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बाद में जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, उन मेटेलिक कंडक्टर के लिए एक और नई टर्म काम में ली जाती है। और वो जो नई टर्म है वो क्या होती है, वो होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नई जो टर्म काम में ली जाती है बेटा, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नई टर्म जो काम में ली जाती है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी का दूसरा नाम होता है रेजिस्टिविटी, दैट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है बेटा। अब ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, तो इसका जो सिंबल है बेटा वो सिंबल होता है इसका रो,
इसका जो सिंबल है वो सिंबल होता है रो। ठीक है, अब ये क्या होता है तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा क्या कहते हैं साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि ये जो आपके पास मेटेलिक वायर है, ठीक है बेटा, ये मेटेलिक वायर, इस मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है आर, मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है आर, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसकी लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, इसकी जो लेंथ होती है ना उसके। अगर बड़ा वायर है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और छोटा वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये जो आपके पास वायर है, इस वायर का अगर हम क्या करें एक क्रॉस सेक्शन काटें तो उस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा उस एरिया के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दैट्स राइट, ये लीजिएगा, ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से अगर हम इस प्रोपोर्शनल को अगर रिमूव करें तो प्रोपोर्शनल को जब भी हम हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, इक्वल लगाएंगे और यहाँ जो कांस्टेंट हमने लगाया है दैट इज़ रो। ठीक है, और एल बाई ए, तो यहाँ से जो हमने कांस्टेंट यूज किया है रो, इस रो को ही हम क्या कहते हैं, ये जो रो है हमारा, ये रो ही क्या कहलाता है, ये रो कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये बेटा इस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। हर नेचर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग है, एल्यूमिनियम का अलग होता है, हर किसी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। दैट्स राइट। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ से आप इस रो का फॉर्मूला बनाइए, रो इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू, तो रो अगर कैलकुलेट करना है तो ए को ऊपर ले जाइए, एल को नीचे ले आइएगा, तो रो इज इक्वल टू होगा आर। ठीक है, और आर मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ए बाई एल। ठीक है, ए बाई एल, ये लीजिए, ये आपके पास हो गया है रो का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस रो का यूनिट, रो का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रो। ठीक है बेटा, रो का यूनिट क्या होगा, रो का यूनिट आप लिख सकते हैं, रो का यूनिट, तो अगर आपको रो का यूनिट लिखना है तो आर का यूनिट लिख दीजिए, ए का लिख दीजिए और एल का यूनिट लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं इधर की चीज़ को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ से तो रो का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से रो इज इक्वल टू, अगर आपको रो का यूनिट लिखना है तो रो इज इक्वल टू आर का यूनिट क्या होगा, आर का यूनिट क्या होता है बेटा, आर का यूनिट होता है ओम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओम। ठीक है, और उसके बाद में ए का यूनिट, ए क्या है, एरिया, और एरिया हमारा किस में होगा, या तो मीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है ना, ले तो एरिया जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए जर्नली जो आपको दिया जाएगा ये किस में दिया जाएगा, ये आपको दिया जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर में, और अपॉन क्या होगा, अपॉन होगी लेंथ। ठीक है बेटा, जो लेंथ है वो लेंथ भी किस में होगी, फिर सेंटीमीटर में ही होगी आपकी। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर को कैंसल्ड कर दोगे आप, तो बताइएगा रो का नेट जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, रो का नेट यूनिट आ जाएगा ओम। ठीक है, और सेमी, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर भी हो सकता है। ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये हो गया आपका रो। अब सुनेंगे, इस चैप्टर में हमें मेटेलिक कंडक्टर के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ अगर मैं आपको पूछूं, यहाँ से एक चीज़ पूछूं कि मुझे बताइए, यहाँ से आपने रो बताया, रो इज इक्वल टू ये, अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 1 बाई रो बताइएगा क्या होगा, 1 बाई रो, 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप 1 बाई रो अगर निकालना है तो रो को आपने रिवर्स कर दिया, तो इन दोनों को भी रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 1 बाई आर। ठीक है, इनटू, अब इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, एल बाई ए, ये लीजिए, तो 1 बाई रो इज इक्वल टू, ऐसा भी होता है, ये भी CBSE के एग्ज़ाम में पूछा गया। ये तो बात होगी मेटेलिक कंडक्टर की, लेकिन बात हमें मेटेलिक कंडक्टर की नहीं, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की करनी है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है, उनकी जो रेजिस्टेंस है उसको हम कंडक्टिविटी सेल बनाकर कैसे मेजर करते हैं। तो अब यहाँ पर 2 बात याद रखनी है आपको कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं ना बेटा, ऐसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, इसका मतलब इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है।
याद रखना है। इनका जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है बेटा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस है बेटा वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और रेजिस्टेंस इनका बहुत ज़्यादा होने के कारण से साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस इनका बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए इनका रेजिस्टेंस जो है वो काम की चीज़ नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो काम की चीज़ नहीं है। तो फिर काम की कौन सी चीज़ है, तो वो कहते हैं कि इनका रेजिस्टेंस काम की चीज़ नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर होते हैं उनके रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण से रेजिस्टेंस काम की चीज़ नहीं है। इस रेजिस्टेंस की बजाय इनका कंडक्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट किया जाता है बेटा, इनका कंडक्टेंस जो है वो कंडक्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इनका रेजिस्टेंस काम की चीज़ नहीं है। रेजिस्टेंस की बजाय इनका कंडक्टेंस जो होता है बेटा उसे कैलकुलेट किया जाता है। और इनका जो कंडक्टेंस होता है बेटा उसे हम लिखते हैं C से। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये कंडक्टेंस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि कंडक्टेंस जो होता है बेटा, जो C है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस है C, ये क्या होता है बेटा, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, उल्टा होगा, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा इसका मतलब कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम इसका मतलब कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस C जो है बेटा, इज दैट C इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो C इज इक्वल टू होगा 1/R। ये लीजिए, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो हैं उन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस पता चल जाए तो उस रेजिस्टेंस का उल्टा कर दे रेसिप्रोकल, तो हमें उसका कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से उसी तरीके से इनके कंडक्टेंस के साथ साथ में यहाँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, और रेजिस्टेंस के बाद में हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करते थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करते थे। सेम इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उनका हम कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और कंडक्टेंस के साथ में यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद रखना है क्या कैलकुलेट करते हैं, इनका कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इनका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, या फिर इसको हमने क्या कहा है, रेजिस्टिविटी, तो इसका दूसरा नाम होगा कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का सिंबल रो होता है, जबकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इसका जो सिंबल होता है वो जर्नली सिग्मा, ठीक है, या फिर होता है के। सिग्मा जो है बेटा, ये जर्नली हम फिजिक्स में काम में लेते हैं। ये जर्नली कहाँ काम में लिया जाता है, फिजिक्स में काम में लिया जाता है, जबकि केमिस्ट्री के अंदर जो हम काम में लेंगे वो लेंगे के। इसे कप्पा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कप्पा भी कहते हैं। ठीक है, कप्पा के भी कहते हैं। ये होता है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जो कंडक्टिविटी है ये क्या होती है। तो जिस तरीके से कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बस राइट, इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है आपके पास में के, ये रेसिप्रोकल होती है। किसका रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो K इज इक्वल टू होता है 1/ρ।
ये लीजिए, ये इन दोनों का रिलेशन होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट मीन्स रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों टर्म हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए यूज करते हैं, जबकि ये दोनों टर्म हम मेटालिक कंडक्टर के लिए यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक रिलेशन यहाँ पर डेवलप करना है। किस किस के बिटवीन रिलेशन डेवलप करना है बेटा, आपको रिलेशन डेवलप करना है कंडक्टेंस, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए होगा, और कंडक्टिविटी, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए होगा। इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, एक रिलेशन डेवलप करना है। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए इन दोनों में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बेटा। ठीक है, आपको पता है इसका लिंक इसके साथ होता है, इसका लिंक उसके साथ होता है, और इसका इसके साथ होता है। तो इस तरीके से हम इन दोनों में रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे, तो देखिएगा जो आपके पास कंडक्टिविटी है K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ होता है, दैट्स राइट। और बताइए 1/ρ इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ से 1/ρ इज इक्वल टू होता है ये पूरा का पूरा। तो इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर K इज इक्वल टू 1/ρ, और 1/ρ जो होता है बेटा वो होता है 1/r.L/A के इज इक्वल। ठीक है ना, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू होगा 1/r.L/A, ये लीजिए। ठीक है, और 1/r जो होता है बेटा, 1/r जो होता है बेटा वो किसके इक्वल होता है, 1/r जो होता है बेटा वो होता है C के इक्वल। तो ये जो 1/r है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ से C लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका K है वो K किसके इक्वल हो जाएगा, K इक्वल हो जाएगा C, ठीक है, .L/A, ये लीजिए। इस तरीके से आपके पास में रिलेशन आ गया है। किस किस के बिटवीन रिलेशन आ गया है, रिलेशन आपके पास में आ गया है बिटवीन K एंड C, बिटवीन K एंड C के बिटवीन। ठीक है, K क्या चीज़ है, K है इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर के आपके पास कंडक्टिविटी है, और C जो है वो है उसका कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन है K इज इक्वल टू C.L/A। अब आपको यहाँ पर बात याद रखनी है कि यहाँ से L क्या है और A क्या है। देखिएगा जो मेटालिक कंडक्टर था वहाँ पर L क्या था, वहाँ पर L जो था वो था लेंथ। यहाँ पर याद रखना मेटालिक के लिए L इज इक्वल टू क्या था, लेंथ, और A इज इक्वल टू क्या था, एरिया। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए व्हाट इज L, व्हाट इज A। ठीक है, तो यहाँ से L जो है वो L होता है कि ये जो आपने कंडक्टिविटी सेल बनाया ना, इन दोनों सेल के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड L। यहाँ पर बदल जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक जो प्लेट हैं इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये क्या होता है, ये होती है L। वहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो होता है L। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट का डिस्टेंस जो है बेटा वो होता है L। ठीक है, और A4 क्या होता है, एरिया। A4 एरिया, किसका एरिया, तो बेटा जो मेटालिक वायर है उस मेटालिक कंडक्टर में तो जो आपके पास वायर था उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया। बट यहाँ पर A4 एरिया होगा, लेकिन किसका एरिया होगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड प्लेट आपने लगाई है ना, और जो इलेक्ट्रोड प्लेट आपने लगाई है उस इलेक्ट्रोड प्लेट जो कि इसके अंदर डिप है, उस डिप इलेक्ट्रोड प्लेट का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से जितना ये प्लेट यहाँ पर डिप है उस डिप्ड प्लेट का या इलेक्ट्रोड प्लेट का जो एरिया होगा दैट इज A। ये हो गया आपके पास में यहाँ से रिलेशन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जो नई बात जो आपको सीखनी है वो क्या सीखना है, वो सीखना है कि देखिए जब भी आप कंडक्टिविटी सेल बनाएंगे तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड प्लेट लगाएंगे आप, और उन दोनों प्लेटों को फिक्स कर देंगे एक जगह। जब फिक्स कर देंगे तो वहाँ से आपकी L जो है वो फिक्स हो जाएगी, और फिर उसके अंदर आप एक सॉल्यूशन भरेंगे। ठीक है ना, तो जो डिप्ड एरिया होगा वो भी फिक्स होगा। इसका मतलब हर सेल के लिए L और A दोनों फिक्स होते हैं, और जब हर सेल के लिए दोनों के दोनों फिक्स होते हैं इसका मतलब L और A दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं हर कंडक्टिविटी सेल के लिए। दैट्स राइट। जब ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं तो बेटा ये पूरी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाती है तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा क्या कहेंगे बेटा, ये पूरी वैल्यू जो है
वो हर सेल के लिए फिक्स हो, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई भी सेल बनाया उसमें इलेक्ट्रोड प्लेट लगाएंगे तो उसका डिस्टेंस आप फिक्स कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे, और प्लेट का जो एरिया है वो भी क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। तो हर सेल के लिए L/A की वैल्यू फिक्स रहेगी, इट मीन्स कांस्टेंट रहेगी। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस L/A की ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आ गई है, इस L/A की कांस्टेंट जो वैल्यू है इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको, ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है दैट वैल्यू इज नोन एज सेल कांस्टेंट, दैट नोन एज सेल कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो सेल कांस्टेंट होता है बेटा, इस सेल कांस्टेंट को ही हम बहुत बार जी से भी लिखते हैं। सेल कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, इट रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, तो अब आपके पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा के। व्हाट इज के हेयर, के जो है वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। ठीक है, सी क्या है, सी जो है वो है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। ठीक है, और N2 में क्या होगा, N2 में होगा आपके पास में G, ये होगा उस सेल का जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को फिल करके और कंडक्टिविटी को मेज़र कर रहे हो, उस सेल का सेल कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ से आपके पास में कुछ यूनिट्स जो हैं वो नॉन होनी चाहिए। जैसे आपको कहा जाए कि बताइएगा सी का क्या यूनिट होगा, सी बोले तो कंडक्टेंस का क्या यूनिट होगा, तो आप बता सकते हैं सी का यूनिट क्या होगा, क्योंकि आपको आर का यूनिट नॉन है, आर का यूनिट नॉन है तो आप सी का यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यूनिट्स की। ठीक है, तो एक बार मैं पूरे को रिवाइज करता हूँ और फिर हम इनके यूनिट्स की बात करते हैं। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास में 4 टर्म हो गई हैं। कौन कौन सी, एक जो टर्म है वो हमारे पास हो गया है आर। ठीक है, एक हमारे पास में हो गया है सी, आर सी, याद रखना है आर सी। हर गाड़ी का क्या होता है, एक आर सी होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में आर सी नहीं है तो कोई भी पुलिस वाला आपको क्या करेगा, रोकेगा, रोके। तो 4 टर्म आपके पास हो गई है, आर सी, आर सी अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी पुलिस वाला जो है वो क्या करेगा, कोई भी जो पुलिस वाला है वो आपको रोकेगा। ठीक है, तो याद रखना है आरसी अगर आपके पास नहीं है तो रो के। ये लीजिए, ये दोनों के दोनों टर्म आपके पास किसके लिए हैं, मेटालिक कंडक्टर के लिए, और वो दोनों के दोनों जो टर्म होती हैं बेटा वो किसके लिए होती हैं, सॉरी गलत मैंने उल्टा बोला, ये जो टर्म है आपके पास में ये किसके लिए होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए होती हैं बेटा। ये दोनों टर्म जो हैं ये होती हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। ठीक है, और ये जो दोनों टर्म होती है आर एंड रो, बोथ टर्म आर यूज्ड फॉर मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, याद रहे। यहाँ से C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है 1/R। ठीक है, ये लीजिए, या R इज इक्वल टू क्या होता है 1/C। और रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है आपका R, रो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो इज इक्वल टू होता है आपका, रो इज इक्वल टू होता है आपका RL/A। ठीक है, या यहाँ से 1/रो, 1/रो इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1/R डॉट डॉट A/L। नहीं भाई, ठीक है, ये लीजिएगा। के जी इक्वल टू क्या होता है, के जी इक्वल टू जो है वो होता है आपका 1/रो, ये लो। ठीक है, अब यहाँ से 1/रो जो है इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। तो के जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के जी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 1/R, के जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R। हाँ कंटिन्यू, सॉरी बेटा एक मिस्टेक हो गया, रो इज इक्वल टू RL/A, ये गड़बड़ हो गया, दैट इज मिस्टेक। वी नो R इज इक्वल टू रो
डॉट एल बाई ए। ओके, ये होता है। अब यहाँ से अगर आपको रो निकालना है तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ये लीजिए। और यहाँ से अगर आपको 1 बाई रो चाहिए तो अब इसे रिवर्स करेंगे आप, 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा फिर 1 बाई आर, और ये भी रिवर्स होके क्या बन जाएगा वापस से एल बाई ए, ले लीजिए, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से k इज इक्वल टू 1 बाई रो, और ये जो 1 बाई रो है इसका वैल्यू अगर हम यहाँ से उठा के रख दें दैट इज 1 बाई आर, 1 बाई आर डॉट एल बाई ए, ठीक है, ये लो बेटा। और यहाँ से ये जो आपके पास 1 बाई आर है, 1 बाई आर, इस 1 बाई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा सी डॉट एल बाई ए, ये लीजिए सी डॉट एल बाई ए, ठीक है बेटा। दैट इज k इज कंडक्टिविटी, c इज कंडक्टेंस, ठीक है। l एंड a, l क्या था आपका, l था वो जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी सेल आपने बनाया, उस सेल के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोड प्लेट लगाई हैं उन इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो थी दैट इज l, ठीक है बेटा, ये आपका होगा l। और एरिया जो था इस प्लेट का दैट इज a, ये लीजिए। अब यहाँ से यूनिट की बात करते हैं तो c का यूनिट क्या होगा बेटा, c का जो यूनिट है c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू 1 बाई आर, दैट्स राइट, c इज इक्वल टू 1 बाई आर, 1 बाई आर, ठीक है बेटा। r का यूनिट क्या होता है, r का होता है ओम, तो 1 बाई ओम, ले लीजिए 1 बाई ओम हो जाएगा, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या इसको हम क्या कह देंगे, महो, महो। तो ये आपके यूनिट्स हो जाएंगे किसके, c के। अब आपको k का यूनिट चाहिए, k इज इक्वल टू सी एल बाई ए, तो c का यूनिट तो आपको पता ही है, c क्या होता है, ओम इनवर्स या महो, दैट इज ओम इनवर्स, ठीक है, इनटू एल लेंथ, लेंथ क्या होता है, लेंथ होगी सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और एरिया क्या होगा, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ले लीजिए। ऊपर ले जाएंगे, एक कट के क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, दैट इज k, k का यूनिट हो गया। और k का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है हमारा सीमेंज, सीमेंज को हम किससे लिखते हैं, s से लिखते हैं। ये इनके हो गए यूनिट्स जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आता है ये k इज क्या है, व्हाट इज द k इज कंडक्टिविटी, c क्या है, कंडक्टेंस, ठीक है। एल लेंथ, a आपका हो गया प्लेट का एरिया। अब यहाँ से जो कंडक्टिविटी है ना k, इस k का डेफिनेशन, और फिर ये जो कंडक्टिविटी है बेटा, इस कंडक्टिविटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम इस k का डेफिनेशन पढ़ेंगे कंडक्टिविटी का, इसको कैसा डिफाइन करेंगे, और उसके बाद में इस k के टाइप्स, कंडक्टिविटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये टाइप्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।